क्या है प्रणाम गुरुजी का पुष्कर मणि जितेंद्र गुड मॉर्निंग अभिषेक यादव कह रहे हैं जय श्री राधे 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 उज्जवल कुमार शशि मिस्टर तिवारी रविकेश प्रतीक मलारी सर नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं। तो बड़े सर सुबह भाई एक सुबह ठीक सुबह क्लास में बहुत आती है। युग बदला बदला हिंदुस्तानी वाले जुड़े हुए हैं रिंकू केडी यादव राहुल मनीष राम प्रसाद अनुराग संतू अनुराधा कुमारी विनय उदय राहुल रुपेश सोनू प्रवीण सबको नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आज लिखने नाम काफी है। थोड़ा सा हम एक काम करते हैं जो कल आपको पढ़ाया उस समय क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ ताकि ये पता रहे कि आप भूल तो नहीं गए हो, आपको चीज़ें रिवाइज है कि नहीं है। भीम एमपी भिंड से भी हमने नमस्कार ले लिया। एमपी से आया अभी एक दो दिन पहले एक बच्चा रात वाले बैच में गाली लिख रहा है कमेंट में। बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा इतने साल हो गए पढ़ाते हुए बच्चा ऐसा होता ना कि दो तीन दोस्त बैठे हैं कहीं पे तफरीबाजी में, संस्कार थोड़े ऐसे होते हैं घर के, जैसे घर का माहौल का बच्चा ऐसे सीखता है। उसने भाई लिख दिया कोई बात नहीं। हमने उसका आईडी से निकाला, उसका चिट्ठा उठा, उसके पिताजी को फोन किया। उन्होंने कहा जी आप ये बच्चों को ही पढ़ाते हो तो यही सिखाते हो घर पे? जी मैं लड़का तो ऐसा कर नहीं सकता। तो फोन किया तो उनके पास एक ही बहाना होता है कि मेरा दोस्त आईडी चला रहा था। तो दोस्त आईडी चला रहा भाई जिम्मेदार तो आप ही होंगे, आपके नाम पर रजिस्टर्ड एप्लीकेशन, आपने अपना मोबाइल नंबर डाला है, अपना नाम डाला है। कभी कोई बच्चा किसी अपने दोस्त को देता है जो क्लास लेता हो तो ऐसे को दिया करना जो इस आपको भरोसा हो, तो दिमाग से पैदल ना हो, है ना, आपके तरह ठीक ठाक परिवार का हो। तो उसके पिताजी को जब मैंने दिखाया स्क्रीनशॉट बड़े शर्मिंदा हुए। अब एक 50-55 साल का आदमी सॉरी बोल रहा है, क्या ही इज्जत रहेगी उस बच्चे की। पर हमें लगा पहली बार कि मतलब ऐसे भी लोग कर सकते हैं। तो एमपी का था वो, तो बच्चा ग्वालियर पढ़ रहा था तो एमपी भिंड देखकर याद आया मुझे वो घटनाक्रम। निरंजन पंकज संतू रविराज विशाल कुमार सबको नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देखो एक क्वेश्चन जो है कल की क्लास से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कह रहा है कि 3 कूलाम के आवेश को 2 बिंदुओं पर ले जाने में क्या क्या कार्य 72 जूल है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यदि एक से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3 कूलाम के आवेश को 72 जूल कार्य करना पड़ा हो। ये करो पढ़ेंगे एमपी शिवपुरी सुल्तान मुर्तजा कल की पेन याद मिल जाएगी। मने पटेल गुड मॉर्निंग। सत्येंद्र कुमार का हमारे पास आंसर आया है। सत्येंद्र कुमार विकास का गलत हो गया है, बाकी का ठीक ठीक लग रहा है। देखो बेटा ये आप सबसे पहले जब भी आपको समझ नंबर टाइप का क्वेश्चन आए तो समझो कि ये क्वेश्चन होता है हलवा। जब नंबर का लाइन आपको टेंशन नहीं खुश होना है कि क्वेश्चन तो होगा ही, क्योंकि जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनमें बहुत ही छोटे मोटे फॉर्मूले का क्वेश्चन होता है। नहीं समझो कि किसी को कॉन्सेप्ट तो है नहीं, फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा कि फ्री का नंबर है। नंबर देखते फ्री का नंबर समझा करो। उसने कहा कि 3 कूलाम का आवेश, कूलाम कितना चाहिए? 3 कूलाम। चार्ज को कूलाम में नापते, कूलाम में ही रखा है, कुछ चेंज नहीं करना। कितना कार्य किया गया? 72 जूल। कार्य को जूल में नापते, जूल ही दिया गया, कुछ चेंज नहीं करना। तेरा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। बेटा कितना सा क्वेश्चन गुना भाग करने का आपको नंबर मिल रहा है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है विभवांतर जैसा फॉर्मूला में क्या होता है W/Q बताया था। कितना कार्य किया? 72 जूल। कितना कार्य लिखा है? 3 कूलाम। तो भाग करेंगे तो 24 आ जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं वोल्ट में, तो 24 वोल्ट आंसर आ गया ये ऑप्शन। अच्छा दूसरा आपको मैंने एक चीज बताई थी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को लेकर जाने में क्या क्या कार्य है। एकांक आवेश यानी कि 1 कूलाम को, बेटा 3 कूलाम को ले जाने में आपको 72 जूल कार्य करना पड़ता है। तो विभवांतर के लिए तो मतलब 1 कूलाम के लिए चेक करना होता है। तो 72 को सीधे 3 से भाग करोगे तो 1 कूलाम के लिए 24 आ जाएगा। या फॉर्मूला कर लो। सोचो पेपर में आपको किस बात के नंबर मिल रहे हैं? या 72 को 3 से भाग करके दिखाना है टीचर को, इसलिए कहता हूं फ्री नंबर है। अब मान लो कि मैथ में क्वेश्चन आ जाए, टीचर से लिख दे कि 72 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा, तो सब लोग YouTube पे मजाक बनाने लगेंगे। बताओ ये क्वेश्चन का लेवल आ रहा है, 72 को 3 से भाग करने के लिए पूछ रहे हैं। यहां पे तो 72 को 3 से भाग करने पूछा है। बस यहां पे क्या है कि ये बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि विभवांतर का फॉर्मूला होता है कि कितना कार्य किया बटे कितना चार्ज लेकर आए। तो 72 जूल काम किया, 3 कूलाम चार्ज को लाने में, यानी कि कितना 24 आ गया। सीधे आंसर आ गया। फ्री का नंबर बट ऐसे ही गुणा भाग करने के नंबर मिल रहे हैं। ठीक है चलो एक बार मैं कल की क्लास फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा कि अगर कोई मेरे से ये कहे कि किसी एकांक आवेश को यानी कि यूनिट चार्ज को यानी कि 1 कूलाम आवेश को एक से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या कार्य है, दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला W/Q। लेकिन अगर बोलते कि अनंत से किसी बिंदु तक आने में क्या कार्य है, वो पोटेंशियल कहलाता है, उसका फॉर्मूला भी W/Q ही था। पोटेंशियल आए चाहे पोटेंशियल डिफरेंस, विभव आए चाहे विभवांतर आए, दोनों को वोल्ट में नापते हैं और 1 वोल्ट होता है जूल पर कूलाम के बराबर। यहां तक की बात हमने पिछली क्लास में पढ़ ली। ठीक है सर जी आपसे 2 क्वेश्चन है, कोई बुक है जिससे प्रैक्टिस करूं, दूसरा कोर्स अक्टूबर लास्ट तक एंड हो जाएगा क्या? तो जब कोर्स होगा तो तभी होगा। भी तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया होगा कि कितनी क्लास होंगी, उससे आप आइडिया लगा लो कब तक कोर्स होगा। दूसरी चीज जो है बुक जो है हमारी आ रही है थोड़ी दिनों में। एक्चुअली में क्या है कि मैंने तो पूरा कंटेंट बुक का बना के पब्लिकेशन को दे दिया है, लेकिन पब्लिकेशन वाले के पास में क्या है कि अभी 2-3 बुक का पहले से काम चल रहा था, अर्जेंट वर्क वो कर रहे हैं, तो अभी बुक को केवल प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने से पहले उसकी एक प्रिंटिंग सेटिंग करनी होती है। तो उसने कहा कि सर अभी थोड़ा सा रुक जाओ 2-4-5 दिन, वरना मेरी तरफ से काम हो चुका है। बच्चे कह रहे न्यूक्लियस से प्रोटॉन का निकलना ही रेडिएशन है। तो ऐसा होता है कि बच्चा पूछ रहा है रेडियो एक्टिविटी आप पढ़ोगे ना, अब आपको कुछ बातें आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे। रेडियो एक्टिविटी में टीचर आपको पढ़ाएंगे कि मान लो कि कोई न्यूक्लियस नाभिक है, अगर उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो, जैसे नॉर्मली अगर आप लेड से आगे जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में, उनका न्यूक्लियस बहुत ही हैवी होता है। तो वो न्यूक्लियस से बहुत हैवी हो जाएगा तो बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का साइज बढ़ जाएगा, तो न्यूक्लियर फोर्स कमजोर हो जाते हैं, नाभिक टेबल कमजोर हो जाते हैं। तो अपने न्यूक्लियस को नाभिक को हल्का करने के लिए अब क्या करते हैं, अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल निकालेंगे। अल्फा पार्टिकल निकालेंगे लेकिन अपना वजन कम करना होगा, या बीटा पार्टिकल निकलते हैं न्यूक्लियस से, अल्फा निकलेंगे या बीटा निकलेंगे, लेकिन रेडिएशन तो साथ में एनर्जी निकलती है, अल्फा निकले बीटा निकले। तो भाई वो नहीं पढ़ रहे हैं क्लास में। चलो सॉरी तो जो बच्चा पूछ रहा है बेटा रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक नहीं है। ठीक है अब आ जाओ, अब सब बच्चे कमेंटबाजी कर देंगे बंद, जब मैं कहूंगा केवल तभी कमेंट करना है। बीच में ओवर स्मार्ट नहीं बनना और फालतू कमेंटबाजी नहीं करनी जैसे भी। देखो ये हमारे पास में एक वायर लिया मैंने, एक तार लिया, ये मान लो कि कॉपर का तार है तांबे का। आप सभी को पता ही है कि जो मेटल होते हैं, तांबा हो, चांदी हो, एल्युमिनियम हो, सोना हो, जो मेटल होते हैं कंडक्टर सुचालक। तो मैंने कॉपर का तार ले लिया, ये कॉपर वायर है तांबे का तार, कॉपर वायर तांबे का तार। और अगर आपको याद हो मैंने आप सभी को बताया था परसों की क्लास में कि जो हमारे पास में कॉपर वायर तांबे का तार है, कॉपर लो, सिल्वर लो, एल्युमिनियम लो, जितने भी मेटल हैं ये सब कंडक्टर सुचालक में आते हैं। कंडक्टर का मतलब होता है कि इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, अरबों खरबों की मात्रा में। जब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे उन्हें मैं दिखा देता हूं। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर नहीं काट रहा है, जो बाहर निकल गया है, तो ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैंने डॉट ग्रीन डॉट से बना दिया है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है
अब बेटा हमारे घर में आप ऐसा करो, कोई अगर आपके घर में से तार पड़ा हो ना, कोई डोरी हो, वो तार को थोड़ा सा काट लो, उसके ऊपर की प्लास्टिक हटाना, आपके हाथ में तांबा आ गया, अब ये तांबा आपके हाथ में है, इसके थोड़े से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इधर उधर को भागते रहते हैं। लेकिन अगर घर में तार ऐसे ही पड़ा है तो इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन करता है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, आप ये नहीं बता भी नहीं सकते कि कौन किधर को भागेगा, जिसका जहां मन करेगा उधर को भागेंगे। तो हमारे घर में वैसे तार पड़ा हुआ होता है, उसके अंदर अरबों खरबों फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं थोड़ी सी जगह में ही, और ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर उधर भाग रहे होते हैं, सब भाग रहे हैं इधर, ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब हम सभी को पता है बचपन से कि किसी तार में इलेक्ट्रॉन का भागना होता है, कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के भागने को कहते हैं कि करंट का बनना। अब मेरे घर में से कॉपर का तार है, इसके अंदर अरबों खरबों फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये सब भाग रहे हैं। लेकिन अगर मेरे घर में ऐसी तार पड़ा हो, अगर मैं इस पर उंगली लगाऊं तो क्या मुझे झटका लगता है? नहीं। मैं इसे कोई बल्ब जोड़ दूं तो बल्ब जल जाएगा? नहीं। तो हमारे घर में ऐसे कोई तांबे का तार है, उसके अंदर अरबों खरबों फ्री इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, लेकिन करंट नहीं बन रही। उसकी वजह यह है कि किसी तार में करंट के बनने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भागे, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक ही डायरेक्शन भागने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में भागना, इसे हम करंट कहते हैं। ये रैंडमली इधर भागेंगे से नहीं कहेंगे हम। जैसे आपने वाटर करंट सुना होगा, तो वाटर करंट क्या होती है? आप एक मग में पानी लो, बिल्कुल धार बना के छोड़ो, तो पानी को धार बना के गिरेगा ना, बिल्कुल पूरी स्पीड से गिर रहा होगा, हम कहेंगे वाटर करंट है। लेकिन वही एक मग पानी फर्स्ट से निकल घर में, वो पानी फर्स्ट फैला हुआ है, वाटर करंट थोड़ी ना कहोगे। तो पानी एक ही तरफ स्पीड से भाग रहा हो तो वाटर करंट है, हवा एक ही तरफ पूरी स्पीड से भाग रही हो तो एयर करंट है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब एक ही तरफ भागेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगी। इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर मूव कर रहे होंगे तो ये करंट नहीं है, इसे कहेंगे ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट होता है घर में जैसे आपके तार पड़ा हुआ है, तो ये इसे कहते हैं खुला परिपथ, जिसमें इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं। तो खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का मोशन होता है रैंडम, यानी अपनी मर्जी से इधर उधर भाग रहे होंगे। अब हम बड़े टेंशन में आ गए यार, अपने पास तांबा भी है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, वो भाग भी रहे लेकिन करंट नहीं बन रही। तो जैसे मैंने आपसे बताया, किसी समझदार व्यक्ति ने से बात बताई कि भाई साहब करंट नहीं बनेगी, इलेक्ट्रॉन को एक ही तरफ भागाओ। अब पूरे टेंशन में आ गया, इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ कैसे भागा जाए? इलेक्ट्रॉन को एक ही तरफ भागने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, अपने आप से भागेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे हैं, इन पर कुछ फोर्स बाहर से लगाना पड़ेगा ताकि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ भागने लग जाए, इलेक्ट्रॉन एक तरफ भागेंगे तो करंट रहेंगे। अब इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक ही तरफ भागने के लिए बेटा मैं मेरे पास में वायर है, और मैंने क्या किया, ये मेरे पास में वायर था, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन तो हैं जो रैंडमली इधर उधर भाग रहे हैं, जहां मन कर रहा है वहां भाग रहे हैं। आपका कोई कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर, कोई तरीका ऐसा भी नहीं जो बता दे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर को भागेगा। अब मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। अब वो बैटरी लगाते बहुत चमत्कार, ये मैंने बैटरी लगाई, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, कहते हैं की प्लग, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए ना। बेटा जैसे मैं यहाँ पर बैटरी लगाऊंगा, और देखो ये जो मैंने डंडा बड़ा बनाया छोटा बनाया, अगर मैं खाली ऐसे ही बनाता, ऐसे ही ये होता सेल का सिंबल, लेकिन एक डंडा बड़ा बनाऊं, एक छोटा, और एक कॉम्बिनेशन बनाऊं ऐसे, ये बेटा हमारे पास होता ही होता बैटरी का सिंबल। ऐसे कई सारे बना दो, एक डंडा बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, ये हमारे पास इसका सिंबल है, ये हमारे पास में बैटरी का सिंबल, ठीक है, बैटरी। अब बेटा मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी, तो बैटरी लगाती क्या चमत्कार होगा? मान लो कि आपने बेटा 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो बैटरी तो करती क्या है? आपको मैंने कल बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का दूसरा नाम वोल्टेज होता है। जैसे आप किसी तार के सिरे पर 10 वोल्ट की बैटरी लगाओगे ना, तो जैसे आपने इस बैटरी का एक सिरा कनेक्ट किया, एक सिरा यहाँ पे कनेक्ट किया, बेटा इन ये मान लो कि सिरा ए है, ये सिरा मान लो कि बी है, ये मान लो कि यहाँ पर ये जो सिरा है इसे मैं ए लिख रहा हूँ, इसे मैं बी लिख रहा हूँ, ठीक है, ये ए पॉइंट ये बी। आपने दोनों सिरों के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, बेटा आप 10 वोल्ट की बैटरी तार के एक सिरा इधर कनेक्ट करेंगे, इधर कनेक्ट करेंगे, तो अगर 10 वोल्ट की बैटरी लगाए तो दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का पैदा हो जाएगा। जितने वोल्ट की बैटरी लगाएंगे दोनों सिरों के बीच में उतना ही विभवांतर होता है। अब आप देखो होगा क्या, जैसे आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई तो दोनों सिरों के बीच में 10 वोल्ट का विभवांतर पैदा हो जाएगा। विभव में कितना अंतर हो जाएगा? 10 वोल्ट का। तो मान लो कि ये वाला जो सिरा है वो 10 वोल्ट पे आ गया, ये वाला 0 वोल्ट पे। अब देखो होगा क्या, याद करो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्या बताया था? पोटेंशियल डिफरेंस में बताया था कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में क्या क्या कार्य विभवांतर कहलाता है। कोई डेफिनेशन नहीं तो पड़ी थी, विभवांतर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला W/Q। तो मैंने आपसे कहा था कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में क्या क्या कार्य, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में क्या क्या कार्य। तो जैसे अभी बैटरी लगाते हो तो बैटरी क्या करेगी? कार्य करेगी, काम करेगी। अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो ये एकांक आवेश यानी कि एक कूलम आवेश को इस सिरे से इस सिरे तक लेके जाने में 10 जूल कार्य करेगी। जितने वोल्ट की बैटरी होती है उतना जूल काम करती है। अगर मैं 100 वोल्ट की बैटरी लगा दूं तो 100 वोल्ट की बैटरी इन इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेके जाने में कितना कार्य करेगी? 100 जूल का। 12 वोल्ट की बैटरी लगाऊं तो 12 वोल्ट, यानी कुल मिला के समझो कि जैसे बैटरी कनेक्ट करोगे तो बैटरी काम होता है इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना, पुश करना, बैटरी काम कार्य करना है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक तार था, मैंने इसकी बैटरी लगाई तो बैटरी लगती है, बैटरी काम में सीधे सीधे काम करना, जितने इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे उस पर धक्का मार के एक ही तरफ भेजना। अब देखो बैटरी एक तरफ धक्का मार के कैसे भेजती है? जैसे हमारी बैटरी है, बैटरी जो लंबा डंडा होता है बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसे बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हो गया हमारे पास में नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर से बैटरी कनेक्ट है, हम पॉजिटिव टर्मिनल कह रहे हैं, इसमें क्या नेगेटिव टर्मिनल। तो टेक्निकली पॉजिटिव टर्मिनल है, इसे हम कहते हैं कि हाई पोटेंशियल पर है, उच्च विभव पर है, हाई पोटेंशियल उच्च विभव पर। और जो नेगेटिव टर्मिनल जहां से कनेक्ट होता है हम टेक्निकली कहते हैं कि लो पोटेंशियल पर है, निम्न विभव पर। भाई एक तरफ पोटेंशियल हाई होगा, एक तरफ लो होगा, तभी तो डिफरेंस बनेगा पोटेंशियल में। तो ये हो गया लो पोटेंशियल, निम्न विभव, निम्न विभव। थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, थोड़ा पेशेंस रखना। मैं 2-3 बार रिपीट करके बताऊंगा, आपको उसकी टेंशन मत लेना। देखो ये मेरे पास एक तार था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इधर को भाग रहे थे, ये मैंने तार में क्या बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी कनेक्ट करते क्या करेंगे, तार का एक सिरा जो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, एक हो जाएगा नेगेटिव। बस पॉजिटिव को बोलते हैं हाई पोटेंशियल पे, नेगेटिव को बोलते हैं लो पोटेंशियल पे। अभी बस जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ यानी हाई पोटेंशियल की तरफ। तो सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज सारे के सारे भागेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। तो जैसे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। अब सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो सारे के सारे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो सारे के सारे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ भागने लगेंगे। और इलेक्ट्रॉन का एक ही तरफ भागने से हम करंट कह रहे हैं। नहीं जैसे हम बैटरी लगाते हैं तो क्या चमत्कार होता है? अब इस बात को भूल जाओ। मान लो कि हमारे पास एक तार घर में से पड़ा है, इलेक्ट्रॉन इधर को भाग रहे हैं, इसका जामन कर रहा है। जैसे बैटरी कनेक्ट होगी, बैटरी का मतलब इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना, उनके कान पर मारना, चलो एक तरफ चलो। वो जैसे बैटरी कनेक्ट करोगे तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन थे इस सब क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने लगेंगे। क्यों? इन पे नेगेटिव चार्ज है तो सारे के सारे अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो सारा सारा इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ भागेगा। और इलेक्ट्रॉन का एक ही तरफ भागना ही तो करंट कहलाता है। अब बेटा सारे सारे इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के चलने की जो विपरीत दिशा होती है उसे हम करंट की डायरेक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर को भाग रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन होगी ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में। करंट जो चलती है वो चलती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को। इलेक्ट्रॉन किधर को भागते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन भागते हैं लो पोटेंशियल से हाई की तरफ को, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ को, और करंट चलती है पॉजिटिव से नेगेटिव यानी हाई से लो की तरफ को। ये बात मैं लिखवा दूंगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है निम्न विभव से उच्च विभव, और करंट का होता है उच्च विभव से निम्न विभव। पहले डायग्राम को दोबारा समझेंगे हम, एक बार दोबारा आऊंगा इस पे। मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक ऐसे वायर घर में पड़ा हुआ है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, उल्टे सीधे भाग रहे हैं इधर उधर को। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि सारे
सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ को भागे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी। तो जैसे मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा तो होगा क्या, बैटरी का एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हो गया नेगेटिव। तो इसे बोलते हैं कि हाई पोटेंशियल कुछ विभव पर है, इसे बोलते हैं लो पोटेंशियल पर निम्न विभव पर। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सबके सब अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव की तरफ को। सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ को भागेगा, इलेक्ट्रॉन का एक ही तरफ को भागना कहलाता है करंट। तो करंट डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा को लिया जाता है, इसलिए मैंने करंट डायरेक्शन बना दी। डायग्राम देखो एक बार दोबारा से। मैंने क्या कहा कि घर में हमारे तार पड़ा हुआ है, अभी आप घर में कोई भी तार हो उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सब इधर उधर को नाच रहे होंगे। हमें क्या करना है, नाचना बंद करना है, इन सब कान पर रैपर मारकर इन सबको एक ही डायरेक्शन में भगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। बैटरी का काम होता है इन सबको एक ही तरफ को भगाना। जैसे बैटरी लगाओगे तो बैटरी कार्य करेगी, वर्क करेगी, इन सब इलेक्ट्रॉन को एक ही तरफ पुश करेगी। किधर को पुश करेगी, बैटरी पुश करती है इन सबको पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को। सारे सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे, एक डायरेक्शन भागेंगे। तो एक डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन भागना करंट होता है, और उसकी जो डायरेक्शन ली जाती है वो इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा ली जाती है। इसलिए मैंने डायग्राम ऐसे बनाया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कौन सा नेगेटिव। अब हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर भागते हैं, लो पोटेंशियल से हाई और करंट चलती है हाई से लो की तरफ को। तो पहले इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर पेपर में आपसे कोई पूछ लिया, मैं क्वेश्चन पूछूंगा बहुत सारे पीडीएफ से, टेंशन मत लेना, जब तक क्लियर नहीं होगा ना पढ़ते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन की बात करें पेपर में या नेगेटिव चार्ज की बात करें, ऋणात्मक आवेश की, इलेक्ट्रॉन या ऋणात्मक आवेश की बात करें पेपर में, तो इलेक्ट्रॉन तो ऋणात्मक आवेश होता है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात करें पेपर में या ऋणात्मक आवेश की, किधर से किधर को फ्लो करते हैं, ये फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है तो भागेगा पॉजिटिव की तरफ को, पॉजिटिव यानी कि हाई पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रॉन भागते हैं लो पोटेंशियल से हाई की तरफ को, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ को, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। दूसरा, अगर आपसे पेपर पूछ ले कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ को भागता है, करंट की तरफ को भागती है, करंट की डायरेक्शन होती है या पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव होगी। तो पेपर पूछ ले कि वैद्युत धारा की तरफ को भागती है, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा या धनात्मक आवेश ये किधर को चलते हैं, बेटा पॉजिटिव चार्ज जो है वो किधर को अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि लो पोटेंशियल की तरफ, यानी कि चलते हैं हाई पोटेंशियल से लो की तरफ। तो करंट चलती है हाई पोटेंशियल से लो की तरफ, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये क्वेश्चन आते हैं उसमें, उच्च विभव से निम्न विभव। एक बार उतारो, अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, इन उतार लेंगे एक बार, ठीक है। अगर तार बैटरी से नजर जुड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन पर रैंडम मोशन करेंगे, अंकित करेंगे, लेकिन रैंडम मोशन तो क्या अगर वायर में पॉजिटिव चार्ज हो तो वायर में पॉजिटिव चार्ज लगाएगा कहाँ से भाई, पहले तो ये बता हैं, वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज अपने घर से बनाएगा, कैसे पॉजिटिव चार्ज हो तो अब आपका कार्य शुरू। सबसे पहले क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, फिर आगे ABCD लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका क्या आंसर होगा, जितनी बात मैंने बोर्ड पर लिखी सबसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। करो इसलिए लिखा कि व्हाट डज द डायग्राम शो, करेक्ट डायग्राम क्या शो करता है। हमें एक डायग्राम दिया गया है, इसमें कुछ हमें ये कुछ भाग रहे हैं, कुछ चीजें इधर उधर को, अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा, ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोज सर्किट। बेटा इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन करते हैं क्लोज सर्किट में नहीं करते, वो तो ओपन सर्किट में करते हैं। तो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओपन सर्किट, ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रॉन जो है वो तो क्लोज सर्किट में एक डायरेक्शन में भागते हैं। यहाँ देखना, ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है ये सारे के सारे एक डायरेक्शन भागेंगे, क्लोज सर्किट होगा, बैटरी कनेक्ट कर दोगे तो क्लोज सर्किट में तो एक डायरेक्शन भागते हैं। तो ओपन सर्किट का खुले परिपथ में आपको इलेक्ट्रॉन को भागते दिख रहे हैं, ये हमारे पास है क्लोज सर्किट। बंद परिपथ, बंद परिपथ में तो इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में भागता है, इलेक्ट्रॉन भागते हैं वहां पर लो पोटेंशियल से हाई की तरफ को। तो इस वाले क्वेश्चन में इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेंगे, ये तो हमारा ठीक ऑप्शन का, बाकी देखते हैं। रैंडम मोशन प्रोटॉन ओपन सर्किट, प्रोटॉन जो है वो मोशन नहीं करते, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, ये बहुत हैवी पार्टिकल होते हैं, ये नहीं भागते। इसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, रैंडम मोशन एटम, एटम नहीं भाग रहे, कौन भागता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति यानी कि रैंडम मोशन है। तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास में डी ऑप्शन। जो बच्चा एक गलत हो गया, नहीं पढ़ पा रहा, रैंडम मोशन को देख रहा है और आगे क्लोज सर्किट नहीं पढ़ पा रहा, क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलता है, ओपन सर्किट में रैंडमली मूव करता है। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये करो, ये हमारे पास एक सर्किट है और ये कह रहा है कि सर्किट में आई का मतलब होता है करंट धारा, ये करंट की डायरेक्शन लिखी उसने, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कि द फ्लो इन ए गिवन सर्किट इज एंटी क्लॉकवाइज। जो सर्किट आपको मैंने दिखाया है इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सी चीज फ्लो कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। भाई बंदर कह रहे हैं कि ग्रुप डी में चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैंने तो पहले ही बताया आपसे, ये इससे 100% क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, ये तीनों का फेवरेट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। एक बच्चा इतना मूर्ख है बार बार कमेंट कर रहा मेरा नाम ये है, मेरा भाई तेरा नाम कुछ भी हो तो पढ़ाई कर ले, मेरा नाम ये लेते हो, फलाना लेते हो। इसलिए लिखा कि फ्लो इन ए गिवन सर्किट एंटी क्लॉकवाइज। आप इसमें देखें कि सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज का है। अच्छा मैं डायरेक्शन किसकी रहती है, तीर निशान देखो, जो तीर निशान आपको दिख रहा है तो करंट डायरेक्शन है, लेकिन करंट देखो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, करंट क्लॉकवाइज 9 बजे 12 बजे 3 बजे 6 बजे, मतलब करंट वो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। घड़ी की दिशा नहीं 9 12 3 6, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं करंट की विपरीत दिशा में होते हैं ना, आंसर बनेगा इसका डी ऑप्शन। तो जो बच्चा इसमें ए पर टिक लगा रहा है उसका गलत है। आपने दिखा कि करंट की डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज है, उसने नहीं पूछा कि सर्किट में क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज पूछा है। तो करंट क्लॉकवाइज है, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो जिसका आंसर इसका सी ऑप्शन, जिसका आंसर इसमें डी ऑप्शन, ठीक है। इसी को बता रहा हूं, रेजिस्टेंस का तो मैंने क्लास में जिक्र तक भी नहीं किया भाई, इस शब्द में जिक्र किया अभी तक नहीं। और ये जो वोल्टेज है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इसको हमने कोई डायरेक्शन बताई नहीं है। तो ये अपने आप से बेटा ऑप्शन की फील का आंसर मत दिया करो। इतने बच्चे इसमें बी और सी बता रहे हैं, पता कैसे करते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो कुछ अलग आंसर होगा, ये ऑप्शन पढ़ते हैं यहाँ पे फील से आगे उसको टिक लगा दिया, उनका सिलेक्शन नहीं होता। जब भी आप क्लास में आंसर बताओ, पेपर में टिक लगाओ, तो अपने आप से ये बात किया करो कि जो मैं आंसर टिक लगा रहा हूँ, जो मैं टीचर को बता रहा हूँ, तो मैंने किस लॉजिक से निकाला, क्या मैंने कैसे कनेक्ट किया, कि ऑप्शन को फील करके मैंने किया। ऑप्शन को फील करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब मैंने देखना सका कि घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज बताना है, तो करंट को आपको क्लॉकवाइज दिख रही है, तो करंट को इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में चलते तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होंगे। ऑप्शन बेटा फील अगर हुआ होता ना तो फिर हो गया था काम। ये मिस प्रिंट है, ये करना क्वेश्चन। गौरव राहुल रत्नेश करते रहो क्वेश्चन। टैक्स वाला हिंदी में वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा, दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा में। जो बच्चा परेशान है पिछले क्वेश्चन में हिंदी वाले, भाई तो हिंदी में कैसे आएगा भाई, इसका मतलब इंग्लिश में देखें ना। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त।
अब हिंदी में भैया ऐसे होता तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है। कह रहा है कि एक वैद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम में सेल का जो प्रतीक है उसमें एक लंबी और एक छोटी खड़ी रेखा होती है, एक लंबी रेखा होती है, खड़ी छोटी रेखा होती है जो सेल का प्रतीक होता है। तो कह रहा है इसमें जो लंबी खड़ी रेखा है किसका प्रतिनिधित्व करती है, बड़ा लंबी खड़ी रेखा पॉजिटिव टर्मिनल को बताती है, छोटे नेगेटिव को, तो यानी कि आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। ये तो आसान है, सबने कर लिया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 4 करो। युग, पंकज, जितेंद्र, पंकज, सरोज, जय, रोशन, राजकिशोर शर्मा, रविराज, मीना, कमलदीप। इसने कहा कि द इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ, किसी वैद्युत परिपथ में क्या होता है। तो बेटा हमने आपके सामने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को होना चाहिए, वैद्युत घटक। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मतलब जिससे करंट पास करे, बल्ब, पंखा, जो भी। तो जैसे मैंने बनाया था, मान लो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट तो था ये, और इसमें क्या करा था, बैटरी जोड़ी थी, एक स्विच लगाया था, तो एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को होना चाहिए करंट पास करानी है। दूसरा एक बड़ा बैटरी भी होनी चाहिए, तो बैटरी तो यहाँ पे नहीं, ये ऑप्शन आंसर भी बनेगा। इसमें आ जाओ, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है, बहुत बढ़िया, ये बैटरी भी है, बहुत बढ़िया, ये कनेक्टिव वायर की बैटरी को इससे कनेक्ट करने वाली वायर भी बहुत बढ़िया, लेकिन इसने स्विच का जिक्र नहीं किया, ये गलत हो गया। बी आंसर सही है। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कम से कम 4 बात तो होनी चाहिए, कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो जिससे करंट पास करे, कोई बैटरी होनी चाहिए, उस बैटरी को इस कंपोनेंट से जोड़ने वाले तार भी होने चाहिए, और प्लग कुंजी जिसे हम स्विच कहते हैं वो भी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास में 3-4 बातें होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें, जो मैंने आपके सामने सर्किट बनाया था, क्लोज सर्किट, इसमें मैंने 4 चीजें आपके सामने बनाई हैं। यहाँ देखो, ये बेटा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जिससे करंट पास कर रही है, ये बैटरी लगी हुई है, ये कनेक्टिव वायर है जो बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं तार के साथ में, ये जो कंपोनेंट है जिससे करंट पास कर रही है, और ये साथ में हमारे की प्लग यानी कि स्विच भी लगा हुआ है। तो 1, 2, 3 और ये कनेक्टिव वायर 4, तो कम से कम 4 चीज तो होनी ही चाहिए। इन 4 इससे ज्यादा भी होती है, अगर आगे में पढ़ेंगे डिटेल में, तो हम एमीटर भी लगाएंगे, वोल्टमीटर भी लगाएंगे, तो और इससे हो जाएगा, बहुत बढ़िया है, सुंदर सुशील सर्किट बन जाएगा वो। लेकिन ये कम से कम 4 बात होनी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया तो मुझे मजा आ जाएगा। पिछली बार ये रेलवे ने पूछा भी क्वेश्चन, हल्की सी लैंग्वेज लगती होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 ये करो भाई, अपनी कक्षा में कभी वापस नहीं आएंगे भाई, वो फ्री घूमते रहेंगे वो। अगर आपने बैटरी बंद कर दी तो रैंडम घूमेंगे, बैटरी ऑन कर दी तो एक ही तरफ को भागेंगे, वो अंदर नहीं घुस जाएंगे वापस से। कुछ अगर मैं 11 बार को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मुझे चीज आती है बढ़िया भाई, फिर मत करो आप बाकी चीज, वो सब्जेक्ट पढ़ लो, मैथ, रीजनिंग, यहाँ पे क्यों टाइम खराब कर रहे हो। अगर आप 11 बार को पढ़ा रहे हैं कि आपको पहले सारी बातें आती हैं, ऐसे टाइम मत खराब करो, आप दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान दो। देखो, इसने कहा कि एक गुड कंडक्टर वाइल कैरिंग करंट, एक धारावाही चालक, कह धारावाही चालक समझो कि वो चालक वो कंडक्टर से करंट पास कर रही हो, तो कह रहा है कि अगर कोई ऐसा कंडक्टर जिससे करंट पास कर रही हो, तो कह रहा है कि किसी कंडक्टर से किसी तार से करंट पास करती है, तो कह रहा है कि वो नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें ए पे टिक लगा रहे हैं, लाइन से सबको गलत है। बच्चों को क्या लगता है कि जब किसी तार से करंट पास करती है तो करंट तो इलेक्ट्रॉन के भागने से बनती है, फिर इलेक्ट्रॉन के भागने से इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, सब बच्चे लाइन से नेगेटिव चार्ज पर टिक लगा जाते हैं। अगर किसी तार से करंट फ्लो कर रही हो ना, उस समय वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना, पॉजिटिवली चार्ज होता है ना नेगेटिवली। ध्यान समझना इस बात को। पहले मुझे बताओ, ये हमारे पास में एक वायर है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जिनके भागने से करंट बनेगी। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन आते कहां से हैं, कहां से आते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन? आपको सर फ्री इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये तो एटम से बाहर निकले थे, न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे थे, तो सबसे बाहर वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब मैं बताना, ये एटम के अगर न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन है तो बाहर अलग अलग कक्षाओं में 20 इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे, 20 प्रोटॉन न्यूक्लियस में, तो 20 प्रोटॉन चक्कर काटेंगे, जितना होता पॉजिटिव चार्ज उतना होता नेगेटिव। बस उस 20 इलेक्ट्रॉन में से मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, 18 भी चक्कर काट रहे हैं, 2 बाहर आ गए, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन है तो 20 ही, और अंदर न्यूक्लियस प्रोटॉन भी कितने 20 है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव है, बस कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए भागने के लिए, तो चार्ज बढ़ थोड़ी ना गया है। बताओ, ये हमारे पास में एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर मान लो कि ये 2 प्रोटॉन है, तो बाहर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे। अब जितना प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कितना 2, नेगेटिव चार्ज भी 2, और मान लो कि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब ये इसे हटा दो, ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन है भी और 2 प्रोटॉन है, तो ओवरऑल चार्ज तो सेम न्यूट्रली है। तो मान लो कि इनमें से 50 प्रोटॉन है, बाहर अलग अलग कक्षाओं में 50 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, उनमें से मान लो कि 5 बाहर आ गए, 45 सभी चक्कर काट रहे हैं, 5 बाहर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 50, प्रोटॉन बंद कितने 50, नेट चार्ज तो 0 हुआ। जब किसी तार से करंट पास कर रही होती है उस समय भी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वो नेगेटिवली चार्ज नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन के बाहर से नहीं आए हैं, ये एटम से बाहर निकले हैं, और एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो पिछली बार ऐसा क्वेश्चन आया था रेलवे किसी पेपर में, जब किसी तार से करंट पास कर रही होती है उस पर नेट चार्ज कितना होता है, तो किसी तार से करंट पास कर रही हो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है वो, तो नेट चार्ज का मतलब है कि नेट चार्ज शून्य है उसके ऊपर, नेट चार्ज 0, इसे लिख लेना। किसी धारावाही चालक से किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास कर रही होती है तो उस समय उसके ऊपर नेट चार्ज 0 होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दोनों बात लिख लेना, नेट चार्ज 0, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये है कि ना नेगेटिवली चार्ज है ना पॉजिटिवली। क्यों? क्योंकि चार्ज करंट वाले इलेक्ट्रॉन के भागने से बनती है, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एटम से बाहर निकल गए, तो एटम में जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, मान लो 2-4 बाहर निकल के आ गए, लेकिन नंबर तो अभी भी सेम रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो बनेगा इसमें क्या लिखेंगे, ये नेट चार्ज रहेगा 0, ठीक। तो एक मूर्ख बच्चा और आगे क्लास में एक कमेंट बार-बार नोट्स बनवाएं, ये करें वो करें, भाई ये क्या चल रहा है क्लास में, ये क्या पढ़ रहे हो तुम, कि भाई ओपन सर्किट है या आपने क्लोज सर्किट बनाया ना, ये क्या लिखा, तुम्हें पता नहीं कि नोट्स बनते कैसे हैं। तुम 5वीं क्लास के बच्चों को नोट्स बनवाएं, जो छोटे बच्चे नहीं करते हरकतें, उसको ऐसे हरकतें करते क्लास में आगे, जैसे 5 छोटी क्लास के बच्चे पढ़ रहा हो। तो दूसरा वाली उसमें है वो, हाँ। अब हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखने के लायक हो चुके हैं। अब लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट वैद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला आएगा, उससे भी न्यूमेरिकल आता है, वो करेंगे हम, और फिर कुछ दूसरी पीएनजी खोलेंगे, दूसरी पीडीएफ खोलेंगे, उससे भी करेंगे। करंट लिखते हैं आई से। देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ को भागने लग जाए, इलेक्ट्रॉनों का एक ही तरफ को भागना, इसे कहते हैं करंट। बस करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी, वैद्युत आवेश का, इलेक्ट्रिक चार्ज का एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना। याद रखना, अगर चार्ज रैंडम मोशन कर रहा है तो सेकेंडरी बनती, वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रॉन का एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना, एक ही तरफ को भागना, इसे कहते हैं करंट। तो जितना तेजी के साथ भागेगा चार्ज उतनी बड़ी करंट बनेगी। तो आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की,
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लिखेंगे वैद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर वैद्युत धारा कहलाती है। वैद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर वैद्युत धारा कहलाती है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो वैद्युत आवेश का एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर वैद्युत धारा कहलाती है। तो करंट को एकदम आई से, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दर का मतलब होता है रेट का मतलब टाइम से भाग करना, नहीं कितना तेजी के साथ। तो करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Q बाई टी। जब हम करंट कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा I इक्वल टू Q बाई टी। चार्ज को हम कूलम में नापे कूलम, और टाइम को नापे हम सेकंड में, तो करंट की जो SI यूनिट बनती है एम्पियर, ये बनेगी एम्पियर। और सिंबल होता है इसका A। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है कूलम पर सेकंड के, तो 1 एम्पियर किसके बराबर होता है कूलम पर सेकंड। कूलम के लिए C, सेकंड के लिए S, ठीक है। अच्छा कई बार आपको करंट मिली एम्पियर में देगा पेपर में, याद रखना मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर बदलेंगे, माइक्रो एम्पियर दे देगा, माइक्रो के लिए म्यू 10 की पावर -6 एम्पियर। तो बात ध्यान रखना कि मिली एम्पियर 10 की पावर -3 है, माइक्रो 10 की पावर -6 है। तो वैद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर वैद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। भाई सत्येंद्र कुमार तुम क्या सुन रहे हो क्लास में? प्लीज इतना वाहियात क्वेश्चन पूछा, मुझे अपने ऊपर डाउट होने लगा कि मैं क्या बता रहा हूँ इतनी देर से। करंट डेफिनेशन में करंट के लिए क्लोज सर्किट होगा या ओपन सर्किट होगा। 500 बार बता दिया क्लास में कि करंट के फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन भागना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन क्लोज सर्किट में भागता है, ओपन सर्किट में तो भागता ही नहीं है। मुझको जैसे हरकतें कर रहे हो क्लास में तुम, लग रहा है तुम कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हो। कंपटीशन वाले को हल्का सा इशारा किया जाता है, वो चीज खींच लेता है, तुम इतना बड़ा इशारा करो तुम्हारी चीज नहीं खींची जा रही है। तो वैद्युत आवेश के निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर क्या कहलाती है वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा जो करंट वेव का फॉर्मूला क्या होता है I इक्वल टू Q बाई टी। अच्छा क्यों ध्यान रखना I इक्वल टू Q बाई टी इसका फॉर्मूला है। अच्छा मैं कल की क्लास में Q आप स्मॉल कैपिटल जो भी आपका मन करे जो हाथ पे बैठ जाए वो लिख लेना, कोई इसमें ऐसे वो नहीं है कि छोटा Q लिखना कि बड़ा लिखना है। एक चीज देखना कल की क्लास में ये भी पढ़ा था जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है Ne के बराबर, याद आ रहा है कि अगर N इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो तो Q Ne लिखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। तो करंट का फॉर्मूला हमारे पास में I इक्वल टू Q बाई टी है, आप इसे Ne बाई टी भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये वाला जो क्वेश्चन है ठीक ठीक आंसर दें इसका। ये बच्चे नोट्स भी लिखवाएं सर जी, अगर अगला कमेंट आया तो बेटा तो ब्लॉक करूंगा मैं परमानेंट। अगर तुमने गलती से कमेंट सॉरी का भी लिख दिया ना तो परमानेंट क्लास तुझे, तो यही पता नहीं कि नोट्स क्या बनते हैं कैसे बनते हैं, एक ही बात लिखा बार बार। इसमें लिखा है यदि एक तार से प्रवाहित धारा आई है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है तो टी सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, तो मैंने आपसे कल की क्लास में आपको याद है जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो 100% ये फॉर्मूला लगेगा Q इक्वल टू Ne। ये फॉर्मूला लगना ही है Q इक्वल टू जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे। अब देखो अब उस इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी तो N किसके बराबर हो जाएगा Q बाई E के। अब देखते हैं Q बाई E कहीं लिखा है, सर तो Q बाई E तो कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो आगे करंट I है तो मुझे I का फॉर्मूला पता है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला ऑप्शन है ना उसमें I करंट का जिक्र रखा है। तो करंट क्या होता है Q बाई T, तो मैं ऐसे क्यों निकालूंगा, तो Q किसके बराबर हो जाएगा IT के बराबर आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो N किसके बराबर हो जाएगा IT बाई E के। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी IT बाई E यानी कि C ऑप्शन। देखो जब भी पेपर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो कि Q इक्वल टू Ne, तो N किसके बराबर है Q बाई E के, यानी कि हमारे ऑप्शन में Q बाई E लिखा होना चाहिए, लेकिन हमारे ऑप्शन में जो करंट की फॉर्म में ऑप्शन है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है I इक्वल टू Q बाई T। तो यहाँ से Q निकाल के मैंने IT कर दिया तो Q के जगह IT पुट कर दो, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो Q बाई E लिखा होगा या Q की जगह क्या कर देगा इस वाले फॉर्मूले से IT पुट कर देगा। आंसर क्या बन गया हमारे पास में C ऑप्शन बन गया, ठीक है। इसका आंसर D बता रहा है, ठीक है। अच्छा अगले बात है, अभी और क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे चीजें और आएंगी अपने उसमें। एक आसान सा क्वेश्चन और देखो, समझ जाना कि अगर आपने फिजिक्स नंबर आया वो केवल गुणा भाग का क्वेश्चन है, वो फ्री का नंबर है वो। इसने कहा कि जब वैद्युत बल्ब के एक बच्चा कह रहा है कि करंट स्केलर के वेक्टर है, जब मैकेनिक्स पढ़ाएंगे वहां पता चला कि स्केलर के वेक्टर, जब स्केलर वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाएंगे। लिखा है जब वैद्युत बल्ब के फिलामेंट से 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तब एक परिपथ से प्रवाहित वैद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम्ब समय की गणना करें। तो बेटा कितनी करंट पास कर रही है 0.5 एम्पीयर की, 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो कितना आवेश प्रवाह कर रहा है 300 कूलम्ब का। तो समय की गणना करें, देखो फ्री गणना नहीं है, करंट आपको बता दिया 0.5 एम्पीयर, करंट को एम्पीयर में आपने एम्पीयर को चेंज करना, चार्ज कूलम्ब में आपने कूलम्ब ही रखा है और मिली एम्पीयर माइक्रो कूलम्ब कुछ देता तो चेंज भी करना पड़ता। अब हमें पता है कि करंट क्या होती है Q बाई T, तो T कितना आ जाएगा, T आ जाएगा Q बाई I के बराबर, Q की वैल्यू 300, ये 0.5 है, 100 का 0 आएगा, 5 अंक 30 0 0, तो कितना आ गया 600 सेकंड, 600 सेकंड, 600 सेकंड। आंसर इसका ए। अमित, कमल, सुभा, हीरा, रोहित, सागर, सुल्तान, पेप्सी वाला, प्रकाश कुमार, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा। सही, धीरे धीरे आप सही ट्रैक पा रहे हो, हल्के हल्के, धीरे धीरे समय लगेगा अभी। इसको हम थोड़ा सा एक दो PDF और खोल दें और हल्का सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। खुल जा सिम सिम, ये करना। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, 20। राखी कुमारी, मेरा आंसर नहीं जा रहा है, ये बड़ी समस्या है बच्चों के साथ। सबके आंसर आ रहे हैं, पृथ्वी सिंह, शुभम, अजय, कमलदीप,
रघविंद्रा सेन, जयप्रकाश, हिना कुरैशी, मोहित, चंदन कुमार, राजकिशोर शर्मा, प्रतीक मलारे, अक्षय प्रवीण, मोहित यादव, हरे कृष्णा, सुल्तान मिर्जा, रोहित, जितेंद्र कुर्मी, सबका ठीक है। देखो इसमें लिखा है कि एक परिपथ में जिसमें 5 एम्पीयर की धारा है, एक बिंदु से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। बट करंट कितनी है? 5 एम्पीयर। करंट दिया 5 एम्पीयर। कह रहा कि एक 5 एम्पीयर करंट पास कर रही है तो कह रहा प्रति सेकंड टाइम लगेगा 1 सेकंड, तो प्रत्येक सेकंड कह रहा कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, एन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपको पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो मैंने कहा ये फॉर्मूला लगेगा Q = NE, ठीक है। तो यहाँ से N कितना आ जाएगा? Q/E के बराबर। लेकिन हमसे करंट दे रखा है, तो करंट क्या होती है? करंट होता है I = Q/T, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें Q की जगह NE पुट कर दो ना, यहाँ पे काम करो, Q की जगह NE लिख दो यहाँ पे। यहाँ पे एक काम करते हैं, एक यहीं पे लिख लो, Q = यहाँ से Q लिखेंगे तो IT के बराबर आ जाएगा, Q हो जाएगा IT/E। ये भी फॉर्मूला निकाला था ना क्वेश्चन में, तो वही पूछ रहा है। तो I की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पीयर, टाइम है 1 सेकंड का। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसे आप सोल्व करेंगे तो 6.25 18 5 मल्टीप्लाई करेंगे 31.25, ये ऑप्शन आ जाएगा। सोल्व करने से 31.25 × 10⁻18 आंसर आएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए हमें पता है कि N = Q/E, लेकिन उसने करंट का जिक्र करेगा ना पेपर में, करंट का, तो इस Q की जगह IT लिख लेना। इस वाले फॉर्मूले से I = Q/T तो हो गया IT के बराबर, तो Q की जगह IT लिख लेंगे, यानी ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा Q/E, अगर करंट दे रखा होगा तो IT/E, तो हमने वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। जिनका भी आंसर ए ऑप्शन आया उनका बिल्कुल ठीक आंसर है। एक क्वेश्चन ये करना, आज मैं कुछ आपको होमवर्क के लिए दूंगा क्वेश्चन ना, कल आते हैं पूछेंगे उन्हें। 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी भाई, इलेक्ट्रॉन कितने दे दिए? 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट। टाइम कितना दे दिया? 1 मिनट। याद रखो जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो ऐसा यूज करेंगे, टाइम का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड। मिनट दिया 7 के साथ सेकंड बदल लो, जो बच्चा सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेगा वो आगे फिर प्रति मिनट कितना होगा? 60 सेकंड से गुजरती है। तो धारा बताइए I की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो हमें पता है कि I क्या होता है? Q/T, लेकिन उसमें क्या लिखा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q की जगह NE लिख लेंगे तो NE/T हो गया। N कितना है? 6 × 10⁻17, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19, टाइम रखा है 60 सेकंड। सोल्व कर लो इसे, तो भाग करेंगे 10 आ गया, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो 2 1 0 आ गया, तो 16 × 10 की पावर ऊपर जाके -10 की 21 और 17 10 की पावर -4 एम्पीयर। हिसाब कर सकते हैं 1.6 × 10 की पावर -3 एम्पीयर। 10 की पावर -3 का मतलब मिली, तो 1.6 मिली एम्पीयर। मिली में इसलिए बदला क्योंकि सारे ऑप्शन मिली में रखे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, आंसर बनेगा ए, ठीक है। अब मैं आपको कल के लिए एक होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये कल मैं आते ही आपको 1 भी सेकंड समय दिया जाएगा, आपके घर से सोल्व करने आपको, ठीक है। ये कुछ होमवर्क दिया जा रहे हैं, मैंने स्क्रीन को कुछ सेकंड के लिए छोड़ दूंगा ताकि आप इन्हें स्क्रीन को ऊपर रोककर उसका आंसर दे सकें, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए जाएंगे। क्वेश्चन ये वाला करना है 1, क्वेश्चन नंबर 2 3, मैं भी आपके सामने भी छोड़ूंगा क्वेश्चन ये 4, एक आध पेपर मिल जाए 5 हो गया तो बढ़िया रहेगा। एक क्वेश्चन करना 5 मिल जाए। देखो एक कल के लिए आपके पास होमवर्क है, मैं क्वेश्चन आपके सामने ओपन कर देता हूँ, कुछ सेकंड के लिए छोड़ रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन आपको ये करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, स्क्रीन को रोककर इसे कर लेना। एक क्वेश्चन नंबर 12 करना है, सबसे आसान क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन आज मैं दूंगा, ये 1 से 3 सेकंड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आसान है, एम्पीयर पूछ रहा है किसके बराबर है, ये सिंबल किस चीज़ का होता है ये पूछ रहा है। और एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये आपको कल करके लेके आने हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब मैं क्लास में कराऊंगा तो आते ही 5 क्वेश्चन खोलूंगा, क्वेश्चन को देखते ही आप अपनी कॉपी में लिख लेना कि इस वाले क्वेश्चन आंसर ये सही है। कल स्क्रीन खोलते आपको बताना कि इसका आंसर ये था, इसका ये था, इसका ये था, ठीक है। कल क्लास में डिस्कस करेंगे हम। पीडीएफ ये भी रोक लेना, स्क्रीन की पीडीएफ तो कल ही मिल पाएगी, तो रात को मैं पीडीएफ भेजता हूँ। आज के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।